आज के एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है एक्यूप्रेशर की ज्ञान गंगा और इसमें हम देखते हैं कि ये कब चलती है। हमेशा शनिवार को शाम 5 से 6 बजे तक। तो जो लेक्चर आज आपने अटेंड किया वो तो आपने यहाँ देख लिया। मान लीजिए इससे पहले की भी कोई देखनी हो तो आप एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ इस नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जहां से भी देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं या फेसबुक से, फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से या कू ऐप से या बहुत सारे और भी जो भी हमारे सोशल मीडिया के एरिया हैं, हर जगह नाम है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। आप यहाँ से जुड़ करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर से भी हैं, इन सभी का वेलकम करना बहुत जरूरी है। इतनी दूर से ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं और कमेंट करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं कि हम इस टॉपिक पे चाहिए। और यही कारण है कि शायद मैं बिजी होते हुए भी टाइम निकाल करके ये लेक्चर जरूर लेती हूँ। ठीक है, और लोग ऐसा बताते भी हैं कि वो इसको यूज करते हैं और उनको फायदा होता है। पिछली बार आपने देखा है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रोगी का निदान कैसे करें, हाउ टू डायग्नोज अ पेशेंट। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको समझे कैसे, देखे कैसे। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने बात की थी पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? हमने देखा था कि किस किस चीज से हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। केवल बीमारी का नाम सुन लेने से डायग्नोसिस नहीं बन जाती है। आपको उसका पूरा जानकारी रखना होता है। जैसे कैसे रखेंगे? तो बाय लुकिंग मैंने आपको बताया था कि देख करके क्या देखें, क्या क्या चीज देख सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। हमने चर्चा की बाय पैल्पेशन, टच करके क्या आपको जानकारी हो जाएगी, इसके बारे में हमने बात की। बाय आस्किंग, ये सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? आप कोई भी चीज पूछेंगे ही तब जब उसके बारे में पता होगा। तो इसके बारे में हमको सबसे ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता होती है। बाय वॉचिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर को वॉच करना ये भी बहुत बड़ी कला है। यहाँ से ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लाइक एपेटाइट, थर्स्ट, यूरिन, स्टूल। तो इन सभी के बारे में हमने पीछे की क्लास में बात किया था और इसी को और भी ज्यादा कंटिन्यू करेंगे हम आगे के लेक्चर्स में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी क्लास के शुभारंभ करने से पहले हम 3 बार करते हैं ओम शब्द का पारायण और प्रेयर। तो हम पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम प्रेयर करेंगे। अब ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब ऐसी दया हो, निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए।
ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ेंगे और पिछली बार जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पे बात किए थे। पैरामीटर्स का मतलब भी क्या होता है इस पर भी हमने बात कर ली। पैरामीटर का मतलब होता है जो हमारी डेली रूटीन है। डेली रूटीन क्या होता है? खाना पीना, उठना, जगना, समय से क्या हम कैसा कर रहे हैं, ये सारी हमारी डेली रूटीन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज हमारे डिजीज में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हम क्या करते हैं, उसको वॉच आउट नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसी ही ये कोई खास बात थोड़ी ही है तो है। हम तो बीमारी का नाम ढूंढ लेंगे और बीमारी का नाम ढूंढ करके और इलाज कर देंगे। तो आप बीमारी का नाम अगर सुन करके, पूछ करके और लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बीमारी के नाम से पहले उसके सिम्टम, सिम्टम जितना बढ़िया आप सीखेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको ले चलेंगे, इन्हीं सब पर आपका ध्यान ले आकर्षित करेंगे कि आप इसको जरा सा वॉच करिए। यहीं पर आप मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं उस पर भी मैं बात करूंगी। तो आइए उसी पर चलती हूँ आगे। आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन, अगर आपने सही तरीके से इसको कर लिया, और इसी में लोग घबराते हैं, पेशेंट भी घबराता है, डॉक्टर भी घबराता है। डॉक्टर माने हम और आप। आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू राइट द प्रोटोकॉल। हम यही नहीं कर पाते। मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। और ये मुझे बहुत पीड़ा देती थी कि जब भी किसी ग्रुप में या अभी भी मैं टेलीग्राम में कभी कभी अपने देखती हूँ कि फलानी डिजीज है और प्लीज पॉइंट बता दीजिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि कैसे लोग हैं। अच्छा, यहाँ कोई पेशेंट नहीं होता मेरे टेलीग्राम पे, कोई पेशेंट तो होगा नहीं। जो भी लोग होंगे वो कौन होंगे? थेरेपिस्ट ही होंगे, सो कॉल्ड, जो अपने आप को समझते होंगे कि पॉइंट बता दीजिए का मतलब है कि पॉइंट बता दीजिए, बाकी तो हम लगा ही लेंगे, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं। ऐसे किसी तरीके से पॉइंट अगर कोई बता दे, तो क्या पहली बात तो क्या बताना चाहिए कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। और अगर बता भी दिया तो क्या काम करेगा कि नहीं, मुझे तो लगता है नहीं करेगा। हाँ, कुछ बहुत ही शॉर्ट सी चीज़ हो, उसके आप पूछते हैं तो अलग बात है, लेकिन समस्या इस बात की है उतना तो आप खुद ही कर लेते हैं। आप पूछते हैं गंभीर बीमारियों का, किसी को पैरालिटिक अटैक पड़ रहा है, मैंने टेलीग्राम में देखा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ये आपने मज़ाक बना दिया है कि इस नमनेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इमीडिएट पॉइंट बता दीजिए। अरे! ऐसे कैसे होता है भाई? अब पता नहीं उसको हेमरेजिक कंडीशन हो रही है अंदर, या वहाँ पर कुछ इस्केमिक अटैक, 2 तरीके से होती है ना, मैंने हर उसमें बताया है, डेफिशिएंसी वाली है, लो बीपी होके हुआ है, सेरेब्रल एट्रोफी हो गया या हाई बीपी होकर के हो गया, मैं किस आधार पे पॉइंट दूँ? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। मुझे लगता है अगर इतने सारे लोगों में से 10 लोग भी इसको फॉलो कर ले जाते हैं तो अच्छा है उनके लिए, जो फॉलो नहीं करेंगे, जैसे पहले घूमते थे आगे भी घूमते रहेंगे। तो मैं तो 10 के लिए बनी हूँ। अब 10 वाली संख्या जो जितना चाहे उतना अपना बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करी नेम ऑफ द पेशेंट। आप सोचेंगे कि पेशेंट का नाम जान करके क्या फ़ायदा हो जाएगा मेरा? मेरा नाम राधा हो, रानी हो, गुड़िया हो, सीता हो, राम हो, श्याम हो, सरोज हो, मीना हो, टीना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। डिज़ीज़ से पेशेंट के नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा भला? पेशेंट के नाम से आपको उसका रिलीजन पता चले, तो रिलीजन से बीमारी का क्या संबंध? उससे उसकी डाइटरी हैबिट पता चलेगी, है ना? उससे उसका रहन-सहन पता चलेगा। कहीं इसकी वजह से तो बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुनने में आपको लग रहा होगा अरे कहाँ इससे क्या होगा? लेकिन नहीं, पेशेंट का नाम सुनना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट का नाम आपको ज़रूर पूछना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना? फिर है आपका एज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एज हम क्यों पूछें? इससे क्या होगा? ये भी डायग्नोसिस का बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे यहाँ एक पेशेंट थे और उन्होंने बाल काला करने का तो ज़माना है ही है। उन्होंने बाल काले करके एकदम बढ़िया टिप-टॉप होकर के आए थे। उनकी एज 60s में थी और देखने में थोड़ा मतलब वैसे थे। तो उन्होंने अपनी एज 35 लिखाई और जब पर्चा मेरे सामने आया, मैंने पलट के पेशेंट का नेम देखा, फिर एज देखा, तो मैंने उनकी तरफ तो मैंने कहा, "आपकी एज 35 कब से हो गई?" तो बोला, "क्यों? मैं 35 का क्यों नहीं हो सकता?" हमने कहा, "आपके दाँत तो टूट गए हैं, डेंचर लगा के रखा है आपने और अभी भी आप 35, एक्सीडेंट हो गया था, कैसे दाँत टूट गए?" "नहीं, वो तो खराब हो गया, वो 35 में किसी के दाँत इतना खराब ही नहीं होते कि डेंचर लगा के बुड्ढों की तरह घूमें। आप तो बूढ़े हो चुके हैं जी।" और संयोग से मैं उनको जानती भी थी, तो हँसने लग गए, बोला, "हमने ऐसे ही बस लिखा दिया।" तो ऐसे नहीं, डायग्नोसिस आपकी रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए करिए। कभी-कभी तो लोगों का माथा घूम जाता है। एक घटना आपको बताती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों को पता है, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े पुराने समय से जुड़े हुए हैं। जब मैं आज से 27-28 साल पहले यहाँ आई, मैं बहुत छोटी थी, 11th क्लास में थी बस। उस समय हमारे बाल बहुत काले थे, बहुत घने थे, बहुत हैवी थे। मैं परेशान हो जाती थी अपने बालों को लेके, लगता था इसको हटाओ यहाँ से, इतना कैसे इसको सँभाला कैसे जाए? जेट ब्लैक। और उसके बाद लापरवाहियाँ होती गईं, डाइट में लापरवाही हो गई, केवल काम, काम और काम और पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई का क्रेज़ दिखता था, तो उसमें हमने अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और लिहाज़ा मेरे बाल व्हाइट होने शुरू हो गए। और धीरे-धीरे ये स्थिति आ गई कि ये पोर्शन खूब ज़्यादा व्हाइट हो गया। अब मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं डाई या मेहंदी या कुछ ऐसे अप्लाई करूँ। वो तो हमारे जो थेरेपिस्ट होते थे, स्टूडेंट होते थे, ज़बरदस्ती
मैं आपको लगा देती हूँ, मैं ये आपको कर देती हूँ। इतना टू मच कर दिया कि मैं कहीं क्लास लेने गई थी बैंगलोर में। हमारी एक जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कटोरे में मेहंदी वगैरह लगा करके, पता चला कि सुबह से वेट कर रही, शाम तक वो बैठी हैं बाहर। और जब मैंने उनसे बाहर निकला, मैंने कहा, क्या हो गया, आप कैसे बैठी हैं, आपको कुछ पूछना था? बोला नहीं, वो आप जहाँ पर रुकी हुई हैं वहाँ थोड़ा आपसे कुछ काम था। मैंने कहा वहाँ कुछ, मुझे लगा शायद कोई गिफ्ट वगैरह ये दे रहा है, जबकि मैं गिफ्ट लेती नहीं किसी से भी। तो हमें लगा कि शायद ये यहाँ नहीं दे पा रही, शायद वहाँ जाके कुछ देना है इन्हें। तो हमने कहा देखिए गिफ्ट वगैरह मैं लेती नहीं, तो आप परेशान ना हो, आपको पूछना है पूछ लीजिए। उन्होंने कहा नहीं पूछना कुछ नहीं, बस हमें तो आपको चलना है, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, वो बस थोड़ा आपको बताना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब बीमारी का जहाँ नाम है तो चलिए। जैसे ही वहाँ वो गई, उन्होंने कहा कि बस 1 मिनट लगेगा, आपके बालों में ये मैं मेहंदी लगा दूँ। मैंने कहा मैं केमिकल यूज़ करना नहीं चाहती। बोला ये बिल्कुल नेचुरल है, मुझे आपको देख के लग गया था कि आप नहीं लगाती होंगी। तो वो लेकर, मैंने कहा मेरे पास शैम्पू नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टॉवेल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस रात को जाना और वापस दूसरे दिन लौटना था, तो इतना कौन लगेज कैरी करता है? और कौन ये सब, ये पूरा लग जाएगा, मैं नहीं लगाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि मैंने टॉवेल, पॉलीथीन, कॉम्ब, शैम्पू सब कुछ रखा हुआ है। मैं दंग रह गई कि हद हो गई, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं बैठी हुई थी एक दिन अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, मैंने बाल बिल्कुल व्हाइट वाले ही थे, जैसे थे मतलब वैसे थे, ओरिजिनल। एज मेरी थी 25 उस समय। और एक लेडी आई और उन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने कहा कि बहन जी ये बताइए कि अब उनकी एज थी 75 और सर, हमारे खेमका सर की एज उस समय थी 72। अब एज का आया है तो बताना ज़रूरी है, ये बड़ा फ़नी इंसिडेंस था और कभी मैं भूल नहीं पाई इसको। तो वही बोला कि बहन जी आपके जैसी ही शक्ल वाली एक अर्चना जी थी, आपकी शायद बहन थी, बेटी थी, कौन थी? मुझे हँसी आ गई कि 25 की एज में मैं 75 की दिखती हूँ, गुड। तो वो कहाँ बैठती हैं? मैंने कहा अभी उन्होंने छोड़ दिया है इंस्टीट्यूट और अभी तो मैं ही बैठ गई हूँ। बोला अभी वो क्या कर रही हैं, कहाँ है? मैंने कहा उनका तो नहीं पता हमें, मेरे बारे में बात करिए, अब जो छोड़ ही गया तो क्या बात करूँ? तो बोला कि आप यहाँ कब से कर रही हैं? तो मैंने कहा 6 महीने से जॉइन किया है मैंने। कहीं नहीं, वो बहुत, हम उनसे मिले तो उनसे बात करते थे, उनसे पॉइंट पॉइंट लिखवाया हमने। और क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? हमने हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा, तो आप इससे पहले क्या करती थी? हमने कहा गवर्नमेंट जॉब थी, 60 की एज में रिटायर हो गई। रिटायर होके कहाँ जाऊँ मैं? तो मैं यहाँ पे आ गई। नहीं, बड़ा अच्छा किया बहन जी आपने और बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर में पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये जो सर हैं, आप सर से बड़ी हैं कि आपसे सर छोटे हैं? तो मैंने कहा कि कभी सोचा नहीं, और मैंने चूँकि 75 मुँह से बोल दिया था। तो कहा कि नहीं-नहीं आप सर से 3 साल बड़ी हैं। मैंने कहा 3 साल बड़ी कैसे? बोला सर तो 72 के हैं, क्योंकि मैं भी 75 रनिंग हूँ ना। आप 75 रनिंग हैं कि क्रॉस हो गया? मैंने कहा बस क्रॉस होने ही वाला है। अच्छा, अब दूसरे दिन हमसे बोल रही आपके दाँत असली हैं या नकली? मैंने कहा कि असली हैं। बोला चश्मा, उस समय चश्मा मैं लगाती थी, वो तो लॉकडाउन में निकला। अब भला हो लॉकडाउन का कि थोड़ा टाइम दे दिया तो चश्मा तो एटलीस्ट निकाल पाई। तो उन्होंने कहा कि चश्मा, हमने कहा थोड़ा पावर का लगता है, बोले ज़्यादा मोटा नहीं है 75 के हिसाब से। हमने कहा हाँ। तो बोला कि कानों से आपके पूरा सुनता है? हमने कहा हाँ, पूरा सुनता है। अच्छा। अच्छा, घुटने-उटने सही हैं आपके, मतलब अगर चलती हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? हमने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। उनके सामने मैं उठ के किसी थेरेपिस्ट को कुछ बताती, कुछ करती, फिर आती-जाती। बोला हाँ। अच्छा, आपकी चाल वगैरह से देखने में लगता नहीं कि आप 75 हैं। हाँ, केवल बाल है, बाल आप डाई कर लीजिए ना। हमने कहा क्या इस उम्र में डाई करना, जो है वो है। इतनी मतलब वो हुई इतनी ज़्यादा वो, बोला पॉइंट लगाती होंगी मैडम। हमने कहा हाँ भाई, अब यहाँ है तो पॉइंट तो लगाएँगे।
बोला आपकी स्किन से, आपकी बातों से, ना आवाज में आपके लड़खड़ाहट है, ना कमजोरी लग रही है, ना खांसना, ना उसना, कुछ नहीं। लंग्स वंग्स सब ठीक है 75 में। हमने कहा हाँ। बीपी, हमने कहा वो भी ठीक। शुगर, हमने कहा ही नहीं। थायराइड, हमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई कमाल है। दूसरे दिन वो अपने घर से अपने ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर्स को लेकर के आए कि आओ तुम्हें हम एक्यूप्रेशर का मिराकल दिखाएं। 75 साल की लेडी और 25 साल की दिखती हैं। केवल उनके बाल सफेद हैं, अदरवाइज आप देखो स्किन स्किन एकदम बिल्कुल 25 जैसी, कोई झुर्रियां नहीं पड़ी हैं। मैं हैरान हो गई कि इनकी मेंटल एज क्या है, इनकी समझदारी का मैं क्या करूं। बताओ, खुलेआम बैठा है व्यक्ति, और आप 10 साल बाद मिलेंगे तो हमारी आवाज से, हमारे हाव भाव से, हमारे चलने के अंदाज से आपको पता नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं कल को डाई लगा लूं तो आप कहेंगे कि आपकी कोई लड़की आए आगे बैठी है क्या, ऐसा करेंगे। लेकिन देखिए, तो एज ऑफ पेशेंट लिखवाना पेशेंट से इसलिए बहुत जरूरी है, और नहीं तो ऐसे ही धोखा खा जाएंगे। और मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं, मजे लेते हैं थोड़ी देर। तो ये है एज ऑफ पेशेंट। अच्छा, जेंडर ऑफ पेशेंट। जेंडर ऑफ पेशेंट पूछना क्यों, इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और वैसे भी आपको ये लिखना चाहिए हमेशा, मेल फीमेल। ये बहुत जरूरी फैक्टर होता है, खास तौर पे तब जब पॉइंट सिलेक्शन वगैरह हम करते हैं, है ना। खास तौर पर वो वाले पॉइंट जब हम यूज करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के। इसके अलावा एपेटाइट का मैंने बताया ही, तो आगे फिर भी बताऊंगी मैं। इसके बाद हम आते हैं डिजीज एंड रिलेटेड सिम्टम। अगर कोई व्यक्ति किसी खास बीमारी का नाम ले कि हमको ये बीमारी है, तो आपको उससे रिलेटेड सिम्टम्स पूछने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, कि बता तो दिया, क्या जरूरी है कि वो बीमारी हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी पेशेंट जो अपनी बीमारी बताता है वो अपने हिसाब से नहीं बताता, पड़ोसी की बीमारी बताता है। पड़ोसी का दिया हुआ डायग्नोसिस आपको बताता है। अक्सर ऐसा हुआ कि पता चला कि सीने में दर्द हो रहा है, गैस है, जलन है, ये सारी चीजें आ रही, तो सीधे आगे बताता जी हमको हार्ट की तकलीफ है। सिम्टम नहीं बता रहा है सिम्टम बता रहा है डिजीज आपको, जी हमें तो हार्ट की तकलीफ हो गई है। अब आप पूछते हैं हार्ट में क्या क्या तकलीफ हो गई, कोई रिपोर्ट है, कोई कुछ है। बोले नहीं, रिपोर्ट रिपोर्ट क्या, सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है, खाने के बाद गैस वैस बहुत बनती है, डकार आता है। ऐसे ही हमारे पड़ोसी को हुआ था, उनकी डेथ हो गई, और सेम वैसे हमारे भी है। तो आप इससे बचें। अगर कोई डिजीज वो बता रहा है, हार्ट की बता रहे हैं, तो हार्ट से रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, हार्ट से रिलेटेड उसके कोई पर्चा वर्चा होगा। नहीं भी है तो ऐसे ही उसके सिम्टम पूछिए, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, पैल्पिटेशन कैसा है, बाकी चीजें। तो डिजीज के साथ हमेशा रिलेटेड सिम्टम्स सुन करके उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इसलिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो उसका सिम्टम है या डिजीज है कुछ भी, उसका ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वो एक्यूट है, 2-4 दिन से हुआ है, या बहुत पुराना है। इसके अलावा ड्यूरेशन का मतलब होता है ऑनसेट। ये तो ऑनसेट भी हो सकता है कि अभी अभी आया है, या पुराना है, या लंबे समय तक चलता है। जैसे पेट में दर्द है सपोज करिए, तो पेट का दर्द लंबे समय तक रहता है या रुक रुक कर होता है, इंटरमिटेंट है या परसिस्टेंट है। इसके अलावा रिकरिंग तो नहीं है कि मतलब अभी था, ठीक हो गया, फिर हो गया। तो रिकरेंट तो नहीं है। इसका नेचर कैसा, परसिस्टेंस है, परसिस्टेंट है, या इंटरमिटेंट है, या कैसा है, रिकरिंग है। तो जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा है एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट और एनी ऑपरेशंस। कभी कभी कुछ ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, कुछ समस्या
ऑपरेशन के बाद होती है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का अगर कोई इलाज करता है तो वो शिकायत करता है कि हमको तो गैस बनने लग गई, या किसी ने अपने यूट्रस का ऑपरेशन कराया तो उसको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे बहुत सारी तकलीफें होती है, या ऐसी कुछ भी चीजें जो पहले रही हों। पहले किसी को ट्यूबरकुलोसिस रही है, पहले कोई सर्जिकल ऑपरेशन का हुआ, सर्जिकल हिस्ट्री रही है, कोई किसी बात का ऑपरेशन हुआ है, तो हो सकता है उससे कोई क्लू मिल जाए आपको प्रेजेंट की बीमारी को कोरिलेट करने में। इसलिए आप पास्ट हिस्ट्री को जरूर पूछिए। हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को बड़ा कैजुअल लेते हैं कि हम भर लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। नहीं, यहीं पर आप चूक जाएंगे अगर आपने पास्ट हिस्ट्री नहीं नोट की। कभी कभी पेशेंट अवॉइड करता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, ऐसे कैसे ठीक है। आप उससे पूछिए आपका आज से पहले कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं? आज से पहले आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है। अगर कोई बीमारी नहीं हुई है तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका, तो बच्चा उसका नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे के समय कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल हुआ है, ये सारी चीजें लानी बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं नोट करेंगे ना, तो आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रीटमेंट पोर्शन से मिस कर जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे, गोल गोल चक्कर काटते रह जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। और हमें इन्हीं मिस्टेक्स को तो वॉच आउट करना होता है ना। इसके बाद है पैथोलॉजिकल और मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर उसकी कोई जांच हुई है उसको आप देखिए, और ये देखना भी बहुत ही गंभीर विषय है। आप देखते तो हैं आंखों से, उसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। एक होता है देखना, और हम सब ज्यादातर देखते ही हैं, इंटरप्रिटेशन तो आता ही नहीं, कहाँ करेंगे। और बस पढ़ लिया इम्प्रेशन, वो भी अगर ये अल्ट्रासाउंड है मान लीजिए, तो हम अल्ट्रासाउंड की एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे आ जाते हैं इम्प्रेशन में। क्या लिखा है, अच्छा फैटी लिवर लिखा है, अच्छा इसमें सिस्ट है, अच्छा इसमें प्रोस्टेट है, अच्छा इसमें ये है, हो गया। नहीं, ये आपने रीडिंग करी। ये आपने मेडिकल रिपोर्ट या पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है या ब्लड टेस्ट है, जो भी सामने दिख रहा है उसको आपने रीड आउट किया है, और रीड आउट भी बच्चों जैसा किया होगा। ये दो रेफरेंस रेंज लिखी है कि इसकी वैल्यू इतने से इतने के बीच होनी चाहिए, तो उसी में आप अटके होंगे आज तक। अगर उसके पार हो गया तो आप कंसीडर करेंगे, और नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता है, इसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट इट इज ट्रू कि कभी कभी उसके अंदर की भी वैल्यू है ना, तो वो भी बड़ी या घटी हो सकती है। तो किस रेफरेंस में आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पढ़ने की भी एक कला है। आप बोलेंगे ये कौन सी कला होती होगी, तो जब आप आएंगे कभी किसी दिन मैदान में अल्ट्रासाउंड के, तब आपको ये रहस्य उजागर होंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स के एक बैच में अल्ट्रासाउंड का पढ़ा चुकी हूँ, और हतप्रभ थे वो लोग कि ये भी चीजें, क्योंकि ये चीजें मिसिंग हो जाती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। और ये सारी चीजें मुझे कहीं ऊपर से नहीं मिली हैं, ये हमें मिली हैं डॉक्टर GC अग्रवाल सर से, जो एक एक लाइन का इंटरप्रिटेशन करना सिखाते थे कि रिपोर्ट में नीचे आने से पहले ऊपर की लाइन मिस मत करना, कि अगर लिवर है तो लिवर एक एक लाइन पूरा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा उसको नोट डाउन करो, उसको खोजो, देखो इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। ऐसे नहीं कि बस आपने सीधे इम्प्रेशन देख लिया, अच्छा ये है स्टोन इतना बड़ा, ये है, नहीं, उसके साथ फिर और कौन सी रिपोर्ट चेकआउट करनी है आप। तो एनीवे फिलहाल तो आप पैथोलॉजिकल और मेडिकल रिपोर्ट्स को भी अपने समझ के हिसाब से जो भी है कम से कम उसको मेंशन करना तो सीखिए, लिखना तो सीखिए। ठीक है। नेक्स्ट है चेक द नेवल। कभी कभी गैस, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसी बहुत सारी चीजें नेवल के डिस्प्लेसमेंट से भी हो जाती है। यानी नाभि अगर आपके अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए तो भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि अगर नाभि आपके शिफ्ट हो गई
तो आपको लूज मोशन होने लग जाएंगे। वो तो उसकी एक डायरेक्शन है, आपकी जो नावल है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट, और उन दोनों के बीच में। तो इसकी 4 एंगल हैं, अगल बगल, ऊपर नीचे, और इन दोनों के बीच बीच में डायगोनल। तो ये हमारा 8 दिशा हो गया, 8 डायरेक्शन। तो 8 डायरेक्शन में से एक में ही तो आपने देखा है कि लूज मोशन होने लगता है, दूसरे में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग होने लग सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आपके जॉइंट्स पेन हो सकती है, शोल्डर में, हिप में, पेट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नावल से कनेक्ट करती हैं, लेकिन हमें जानकारी ना होने की वजह से हम नावल का पोर्शन छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा गैस बनने, इट मे बी बिकॉज ऑफ नावल। तो नाभि को चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप इसमें लिखेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में या यहाँ, तो आगे वाला कभी होगा क्लास तो मैं नावल का डिटेल बता दूं कि कहाँ किसकी क्या सिम्टम आएंगे, कैसे आप चेक करेंगे और कैसे आप उसको ठीक करेंगे। तो 50% बीमारी तो आप इससे ही ठीक कर सकते हैं, अगर ये खिसकी हुई हो तो। बाकी बचेगा तो आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन में ये पार्ट मेरा मिसिंग है, अभी जो मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट देती हूँ इसमें ये पोर्शन हमारा मिसिंग है, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको मैं चेक कैसे करूं, और चेक भी हमने कर दिया तो उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको हम कैसे मेजर करें, कैसे उसको ठीक करें। पॉइंट अंदाजे से तो लगाई भी नहीं जा सकती, चलो अंदाजा, अंदाजा करना माने पेशेंट के साथ कंपाउंड, तो वो कर किया नहीं जा सकता। तो कभी अगर आप लिखेंगे तो कोशिश करूंगी मैं कि कुछ तो बता ही सकूं। अब आती हूँ नेक्स्ट। ये पोर्शन जो है हमारा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पेशेंट की केस हिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एपेटाइट, भूख कैसी लगना, इसको सामने वाला भी कैजुअली लेता है और बताने वाला भी कैजुअली लेता है, इसका आंसर जल्दी आपको सही नहीं मिलेगा। इसका मैंने बड़ा ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया कि लोगों से चीजों को कैसे आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपकी भूख कैसी है, ठीक है, पहला आंसर ये आता है ठीक है। अगर आप उसको ऑप्शन देंगे कि ऐसे नहीं, चूज करिए, आपकी भूख नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है, तब वो आपको बताएंगे कि हमारी भूख कम है या ज्यादा है। अगर आप उनको ऑप्शन नहीं देंगे, आप पूछें भूख कैसी है, तो कहेंगे भूख हमारी ठीक है। अगर आप उनको ऑप्शन देंगे कि भूख आपकी नॉर्मल है, कम है, ज्यादा है, तब वो सिलेक्शन करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें सवाल पूछना कैसे, ठीक। दूसरे नंबर पर है हमारा फर्स्ट, प्यास लगना। कभी कभी जब आप पेशेंट देखने बैठते, आपका दिमाग झल्ला उठेगा उनके जवाब सुन करके, और बड़े फनी फनी जवाब होते हैं, खास तौर पर प्यास को लेकर। मैंने बहुत मजे किए हैं पेशेंट को लेकर, मतलब हंसी नहीं उड़ाई है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत लिए हैं। अब जब मैं उनसे पूछती आपको प्यास कैसी लगती, नॉर्मल, मैंने कहा नॉर्मल प्यास क्या होती है। हाँ, आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट निकल गए, कितना पानी पीना है आपको आपके वेट के हिसाब से, कुछ अंदाजा है, कितना कम होगा कितना ज्यादा। आप हमारी तो नॉर्मल है, कितनी नॉर्मल हो, क्या आंसर मिला। हम ये भी ऑप्शन दिया कि लीटर में नहीं, आप ग्लास में ही बता दिए इतने ग्लास पीते हैं या इतने लीटर। तो कुछ तो कॉन्शियस होते हैं, बता देते हैं, लेकिन कुछ आपको ही घुमा देते हैं। कितनी प्यास लगती है, जितनी लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए जितना सब पीते हैं, कितना सब पीते हैं, सबका ठेका आपने लिया है कि कितना पीते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, जैसे आदमी पीता है, हमने कहा आदमी की बात नहीं कर रहे हैं,
आप अपनी बात करिए, आदमियों की बात क्यों कर रहे हैं? हम औरतों की बात से कंपेयर करें क्या? अरे नहीं नहीं, जैसे आदमी लोग पीते हैं वैसे हम भी पीते हैं। तो आप आदमी का देखी देखा क्यों पी रहे हैं भाई? अपना पीजिए ना। नहीं, जैसे आप लोग पीते हैं, हम कितना पीते हैं बताओ? दिन भर में कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, बताओ हमें। परेशान, निरुत्तर। तो कम से कम अपनी चीजों पे फोकस तो रखिए कि पानी कितना पीते हैं, नॉर्मल है। और बाद में जब आप काउंट करवाते हैं ना, तब पता चलता है कि उनका या तो बहुत कम होता है या तो बहुत ज्यादा होता है। अब वो उनकी बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कभी कभी वाटर रिटेंशन हो जाता है, जगह जगह सूजन है, अब आप सूजन के पॉइंट दिए जा रहे हैं, पॉइंट दिए जा रहे हैं। कम से कम पानी का तो पूछिए, पानी के इनटेक को कम ज्यादा करिए अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और ये चीजें मिस हो जाती है, तो आपको यहाँ भी उनको ऑप्शन देना है। आप कहेंगे प्याज कैसी, नॉर्मल, कितना पीते हैं? जितना आप, जितना मैं पीती हूँ उतना ही सारी दुनिया पिएगी। तो उनको ऑप्शन दीजिए कि आप कम पीते हैं या ज्यादा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप उनसे पूछिए कि आप दिन भर में कितने गिलास पानी पी लेते हैं, खाने के साथ या अलग से, या कितना, कैसे पीते हैं। और साथ में आप उनसे ये भी पूछ लीजिए कि चाय, दूध, कॉफी, ये पानी जैसी चीजें कितनी। तो थर्स्ट का मतलब केवल पानी से नहीं है, लिक्विड से है, कि कितना लिक्विड आप अंदर ले जाते हैं। जितना लिक्विड गया होगा उसी हिसाब से पेशाब बाहर आएगा, है ना? आप सोचते होंगे पेशाब कितनी बार होना चाहिए? 5-6 बार होना चाहिए। पानी भी तो उतना ही जाना चाहिए ना। तो 5 लीटर पेशाब में 1.5 लीटर, 5 लीटर पानी में आपके 1.5 लीटर की पेशाब बनती है। पानी पिया कम, यूरिन आ रही ज्यादा, तो ध्यान देना पड़ेगा कहाँ से आ रही। ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पेशाब आना, चलो समझ में आता है। ज्यादा पानी पीना और कम पेशाब आना, इसका मतलब रुक रहा है। कम पानी पीना और ज्यादा पेशाब आना, ये कहाँ से हो रहा है भाई? तो इसलिए इन दोनों का इनपुट आउटपुट बैलेंस देखने के लिए आपको इसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कितना पीते हैं। कुछ लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, 3-4 लीटर को वो ग्लास में कन्वर्ट करके बताते हैं। 3-4 गिलास पानी पीते हैं और कहते हैं 3-4 लीटर पीते हैं। ये चीजें सुनने में आपको लग रहा होगा कि नहीं ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। तो मुझे पूछना पड़ता था, ग्लास, ग्लास में पीते हैं ना 3-4 गिलास? हाँ हाँ हाँ, 3-4 लीटर, वही ग्लास पी लो। अब आप ग्लास सोचिए कि ग्लास 1 लीटर की तो होती नहीं। ग्लास कितनी बड़ी होती है पता है? ग्लास होती है 250 ml की, नॉर्मल वाली। जो ज्यादातर घरों में एक स्टैंडर्ड ग्लास यूज होती है, वो होती है आपकी 250 ml की। और रहस्य बताऊं, अगर लंबी वाली ग्लास होटल्स में मिल जाए, वो भी 250 ml की होती है। विश्वास ना आए तो एक छोटी ग्लास। अच्छा, एक और रहस्य की बात बता दूं आप, ये सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब आप कहीं जूस वाले शॉप पे जाते हैं ना, अगर जूस वाले सुन रहे होंगे तो हमारे चैनल ब्लॉक कर देंगे। तो वो पूछते हैं छोटा ग्लास की बड़ा ग्लास, और आप बड़े शान से कहते हैं नहीं बड़ी ग्लास में देना हमें। बड़ी ग्लास और छोटी ग्लास दोनों बराबर होती है। सुन के लग रहा होगा अरे नहीं ऐसे कैसे होगा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। आपको भरोसा ना हो आप भी कर लीजिए। 110% आई एम श्योर कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप एक छोटी ग्लास, अगर आप 2 लोग हैं, एक व्यक्ति पी ले, दूसरा वाला अपने बड़े ग्लास को उसमें उड़ेल के देख ले, पता चल जाएगा। ठीक है? तो ग्लास नॉर्मली 250 ml की ही होती है। रेयर कंडीशन में या कोई डिजाइन विजाइन में ज्यादा वादा होता हो तो होता हो, अदरवाइज 250 ml। तो अगर आपने 4 गिलास पानी पिया तो मतलब 1 लीटर पानी पिया। और ये अगर बोतल से पी रहे हैं, हाँ तब हम मान सकते हैं कि 4 बोतल आपने पानी पी, मान 4 लीटर पी लिया। ठीक। अब बोतल की साइज उसमें भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद आइए स्टूल। जब आप इसके लिए पूछेंगे ये कैसी होती, हाँ ठीक होती, बढ़िया होती। लेकिन जब आप इसमें भी बाइफरकेट करना शुरू करेंगे, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड है, लूज है, फ्रीक्वेंट है, स्टिकी है, तब वो कहेंगे हाँ 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 लूज है लेकिन ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार जाती है, पता चला, कहते हैं नॉर्मल है।
बगल वाला उनके पास जो खड़ा होता है पेशेंट कहता नॉर्मल कहाँ है, एक एक घंटा तो बैठे रहते हो, ठीक है ना। वहां पे न्यूज़पेपर लेके चले जाते, तो खैर न्यूज़पेपर म्यूजियम में शायद रखा जाए कभी। अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में न्यूज चैनल पूरी एक पिक्चर कही है वहां पे खत्म करके आ जाए, मूवी पूरी। कोई न्यूज चैनल चल रहा है कहीं मोबाइल में, कहीं कॉमेडी चल रही है टॉयलेट के अंदर है, कहीं गेम खेले जा रहे हैं, हद हो गई है। ये मैं सब आंखों देखी कानों सुनी घटनाएं बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ भी आपको ये चीजें देखनी होंगी। नॉर्मल मीन्स व्हाट, स्टूल में कितना टाइम लगना चाहिए, 10 सेकेंड लगता है आपको? 10 सेकेंड? ऐसे कैसे 10 सेकेंड कैसे लगेगा? आप उंगली में गिनती कर लीजिए। जब तक बैठे निकला काम खत्म, और कितना टाइम लगाएंगे आप? तो अगर आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं और पूरी मूवी देख रहे हैं, इट मीन्स की कॉन्स्टिपेशन तो है। अदरवाइज आप ऐसे टाइम पास करते हुए थोड़ी बैठ सकते हैं। या हो सकता है भाई कुछ लोग बैठते हो, अलग बात। तो ये नॉर्मल वे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक। इसके बाद यूरिन, नंबर ऑफ टाइम इन डे एंड नाइट, ये पूछना बड़ा जरूरी है। कलर का पूछना, क्वांटिटी का पूछना कि रंग कैसा है, कलर कैसा है, कितनी मात्रा में आ रहा है, बर्निंग तो नहीं है, दर्द तो नहीं, दर्द कब है, पेशाब करने से पहले, पेशाब करते समय, या पेशाब कर लेने के बाद, या पेशाब करने के बाद वो ड्रॉप ड्रॉप चूता तो नहीं रहता। हो सकता है प्रोस्टेट की डायग्नोसिस आप यहीं से कर लें कुछ हद तक, क्योंकि पेशाब के ही 7 सिम्टम पूछ करके प्रोस्टेट को डायग्नोज कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगी जाइए चैनल पे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का जो ओल्ड डिजीज का सेक्शन है, उसमें मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या कारण है, क्या पॉइंट है, उसमें सब मेंशन है। तो केवल यूरिन में से आप पूरे प्रोस्टेट की डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद सबसे कठिन है आपका अगला पैरामीटर, क्या है? स्लीप, नींद। इसके बारे में कोई सही नहीं बताता ज्यादातर। जैसे अभी तक ऊपर वाले में आपको घुमा के रखते हैं ना, इसमें बहुत घुमाते हैं। स्लीप, टाइम टू स्लीप, समय, आपके सोने का समय क्या है, कब आप सो करके उठते हैं। कोई कई कई लोग तो मजबूरी में उठते हैं, नॉर्मली आप उठ पाते हैं कि नहीं? अब आपको कहीं कॉलेज जाना है, या कहीं कोई लेक्चर है आपका, या जो हमारी फीमेल्स हैं, बहनें हैं, उनको घर का काम देखना है, खाना बनाना है, मन तो नहीं कर रहा, मजबूरी में उठना पड़ रहा है। तो वेकअप का टाइम क्या है, नेचुरल है कि नहीं है, ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेस है, मोर है, या स्लीप डिले है। लेकिन आप इसको कब बीमारी में रखेंगे और कब बीमारी में नहीं रखेंगे, आज के टाइम में ये बहुत जरूरी हो गया है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से। जब से लॉकडाउन हुआ तो लोग घर से बाहर तो निकले नहीं, जाएं कहाँ? वर्क फ्रॉम होम रहा, दिन भर उसमें लगे हुए हैं। लगने के बाद माइंड को रिलैक्स चाहिए। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है ना, उससे समाज में रहना होता है, लोगों से बात करनी होती है, एक दूसरे के घर आना जाना, उसका हाल चाल पूछना। फोन से भी आप बात करेंगे तो कितना ज्यादा बात करेंगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो आप क्या करते हैं, आप बैठ के आराम से मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना। और मोबाइल चला रहे क्यों? आपको रिलैक्स चाहिए माइंड को, माइंड भी उसी वर्क फ्रॉम होम में या घर में या किसी भी चीज में लगा हुआ है सुबह से, या बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इंटरटेनमेंट चाहिए। दो बच्चों से आपस में जो मिलना जुलना है वो सारा खत्म हो गया था। तो एक मोबाइल की लत लग गई। अब वो ऐसी लत लगी है कि अगर आप बहुत जरूरी काम भी करें, आपके सामने मोबाइल दिख जाए रखा हुआ, आप उसको छुए बगैर नहीं रह सकते। और छू लिया तो आप किट किट करके उसके व्हाट्सएप पे या, अच्छा, और एक चीज मैंने वॉच की है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप,
फेसबुक, यूट्यूब ये सीरीज है, उसी में दिन भर आप घूमते रहेंगे। यहाँ से बोर हो गए तो वहां से हो गए तो वहां से हो गए तो वहां, ये ट्रायंगल बन गया। और उसमें सारी कैटेगरीज हैं, कॉमेडी भी है, और मतलब पूरा पूरा आपका इंतजाम है एंटरटेनमेंट का, या जो भी आप चाहते हैं। तो इसके चक्कर में कब रात निकल गई, 12 के पार हो गई, 1 बज गया, 2 बज गया, पता ही नहीं चलता। फिर मन मार के किसी तरीके से, और कुछ लोगों का तो हमने ये भी सुना है, देखा है कि नेट पूरी रात ही चलता रहता, मतलब रात भर जगते नहीं, नेट जगता है। क्यों? क्योंकि बिना मोबाइल के तो नींद ही नहीं आ रही। मोबाइल ऑन कर लिया, देख रहे हैं और देखते देखते सो गए, दिमाग तो थक के सो गया। मोबाइल चल रहा है रात, थक के सो गया वो भी अपना, या तो स्विच ऑफ हो गया, बैटरी चली गई। फिर सुबह उठे तो घबराए हुए सीधे मोबाइल पे अटैक करते हैं और सीधे चार्जिंग में लग गया। अगर वो नहाना धोना ना करे तो शायद, मतलब मोबाइल चार्जिंग में लगा है और चार्जिंग में लगे लगे भी उनका चलता रहा ही नहीं जा रहा, इतनी बुरी तरीके से लत है। तो आज का ये जो डिले है ना, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया बन गई। अच्छा, अगर हम डिले हो जाता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, देर हो गई, बताते अरे हम क्या करें, पढ़ाई की वजह से 1 बज जाता है, तो चेहरे पर एक अफसोस का, एक गिल्ट का भाव होता है कि पढ़ाई की वजह से भाई लेट हो रहा है। यहाँ जो डिले हो रहा है, सामने वाला बंदा मुस्कुराता हुआ मिलता है, अरे देर तो हो ही जाती, कितना, अरे 2 3, नहीं तो एक तो नॉर्मल नॉर्मली तो एक। अब इससे आप क्या कर रहे हैं पता है? ये स्लीप से आप पूरी अपनी साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं। 11 बजे के बाद से, हमने लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि आपकी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस में लगती है। कब? जब आप इसको रेस्ट देंगे, सुलाएंगे, तब तब तो ये बाकी को ऑर्डर देगा कि भाई अब सारे लोग सो गए हो, धीरे धीरे बॉडी की क्लीनिंग करो। लेकिन आपके तो सेंस ऑर्गन, एक्शन ऑर्गन सब एकदम चालू हैं, तेज हैं। तो इससे आपके लिवर पर, गॉल ब्लैडर पे, इन सब पे भी असर आ रहा है। नींद का इससे बहुत गहरा संबंध है। फिर आपकी हेडेक होगा, चक्कर आएगा, और साथ में आपकी आंखों में जो जलन और ये परेशानी, वो तो होना ही है। अब रात में अगर आपके बगल में कोई सो रहा है, आप मोबाइल चला नहीं सकते, अकेले हैं तब तो रात भर चल गया, और नहीं तो क्या होगा, कान में ईयरफोन लगा लिया। अब कान में ईयरफोन लगा लिया, कान को भी आप गर्म कर दे रहे हैं अपनी मोबाइल की बैटरी की तरह। आंख गरम, कान गरम, तो कान से भी धुआं निकल रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, ऊंचा सुनने लगेंगे, सीटियां तो बज ही रही हैं सब, घंटियां भी बजेंगी बाद में, रिंगटोन भी उसमें सेट होगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रही, सच में बता रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ आया एक पेशेंट, क्या हो रहा है, कान में मोबाइल की घंटी बज रही है हमेशा, मोबाइल नहीं बज रहा है, लेकिन कान में हमेशा घंटी बजती रहती। क्यों? दिमाग में समा गया, नया नया मोबाइल आया, नया नया आपने लिया, 24 घंटे किसी मोबाइल तो कोई फोन तो नहीं कर दिया, कर कोई नहीं रहा, लेकिन दिमाग में है कि फोन तो नहीं आ रहा है, फोन तो नहीं आ, तो नहीं गया, चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पैरामीटर को बहुत परेशान कर रही, बहुत आपको बीमार कर रही। इसके बाद आपका आता है टेस्ट। शॉर्ट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, स्पाइसी, आपको क्या पसंद है? आपको खिलाने नहीं जा रही मैं, पूछ रही हूँ। इसलिए भी नहीं कि कभी आप आएंगे तो आपको खिलाएंगे। क्यों पूछ रही हूँ? आपका 2 चीजें हैं, आपको पसंद क्या है और खाते भी हैं कि नहीं। अगर केवल पसंद है तो उसकी डायग्नोसिस अलग है, खाते भी टू मच है उसकी डायग्नोसिस अलग है। क्यों आप सार टेस्ट इतना खा रहे हैं? मान लीजिए सार टेस्ट ज्यादा खा रहे हैं और मसल आपकी टाइट हो रही है, या एमएनडी का कोई पेशेंट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई पेशेंट आ गया है ना, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले उसका ये बंद करा दो। स्वीट टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है और खा भी बहुत ज्यादा रहे, इसका मतलब है कि आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी भी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकते हैं, इससे भी लगती है ना, आगे होने वाले भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे,
उतना ज़्यादा बीमारी तक पहुँच पाएँगे, ठीक है? बीमारी क्या है, एक इमेजिन कर लीजिए एक व्यक्ति है, सपोज़ करिए मैं हूँ, मेरे तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको ये पहुँचने के लिए करना होगा कि हमारा स्टेट पता करना, हम कहाँ रहते हैं। आपको पता चल गया, मैं इंडिया में हूँ। अब आप मेरे पास पहुँच पाएँगे? नहीं पहुँच पाएँगे। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि इंडिया में कहाँ? तो मैं बताऊँगी कि प्रयागराज में मैं रहती हूँ। आप मेरे पास पहुँच पाएँगे? नहीं पहुँच पाएँगे। आप बोलेंगे इंडिया के प्रयागराज में कहाँ? तो फिर मैं आपको अपना एरिया बताऊँगी कि यहाँ। अब उस एरिया में केवल मेरा ही तो घर नहीं होगा ना, बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी। मेरे नाम वाले भी हो सकता है कुछ मिल जाएँ आपको, तो आप कैसे ढूँढेंगे? तो आपको हमारा पूरा डिज़ाइन पता, एड्रेस प्रॉपर होगा, फिर हमें हमें आप देखे हों कहीं से, पहचानते हों या कोई कोई ऐसी ख़ास पहचान हो। अब ये पहचान फ़िज़िकल, मेटाफ़िज़िकल दोनों हो सकती है। एक पहचान आप मेरे चेहरे से बड़ा स्पेसिफ़िक हो या चेहरे पर कोई मार्क ऐसा हो या जले-कटे का निशान हो, तो आप बताएँ कि वो जो यहाँ निशान है ना, वो वाली अर्चना। या अभी तो मैं बड़ी स्पेसिफ़िक हूँ, बाल है ना? कि जिनके बाल बड़े अजीबो-गरीब वाले हैं, उनका ख़ैर अब इतने अजीबो-गरीब तो नहीं लगती, अब तो मैं थोड़ा-सा जेंटलमैन जैसी लगती हूँ। तो इससे पहचान हो जाती होगी। या आप ये तो फ़िज़िकल हो गई ना, या हमारे नेचर से कि जिनका नेचर ऐसा वाला हो, समझ लेना कि उसी का नाम अर्चना हो सकता है ना? या मेटाफ़िज़िकल में आएँ, तो आप पूछ सकती हैं कि अर्चना वो जो एक्यूप्रेशर से कनेक्टेड है ना? तो इससे आपको पता चल सकता है। तो कहाँ तक पहुँचने के लिए आपने इतनी मेहनत करी? हमारे तक पहुँचने के लिए, यानी एक स्पेसिफ़िक चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको इतनी स्पेशलाइज़ेशन खोजनी पड़ी कि वो कैसा है, क्या कलर, आप अगर किसी ने हमें नहीं देखा है, तो पूछेगा नहीं कि अच्छा वो कैसी, लंबाई क्या है, क्या पहनती हैं, कैसे करती हैं? ये भी एक घटना हो चुकी है मेरे साथ। अगर आप हमें नहीं पहचानते, तो धोखा हो सकता है। एक बार कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहाँ पर एक बॉम्बे के एक न्यूरो सर्जन थे, वो आए थे। नाम उनको पता था मेरा, उन्होंने मुझे देखा नहीं था, क्योंकि तब ऑनलाइन ये वो होता भी नहीं था। और उन्हें हमारे बारे में उस समय मैगज़ीन में हमारे आर्टिकल्स वग़ैरह आते थे, तो आर्टिकल्स वो पढ़ते थे और उससे वो अच्छा उनको लगा। वो हमें मिलना चाहते थे और हमें बताना चाहते थे कि ये मेरे आर्टिकल बहुत अच्छे हैं और उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो जैसे ही वो आए गेट पर, तो उन्होंने पूछा कि आप इसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं? तो मैंने कहा जी। उन्होंने बोला, डू यू नो वेयर इज़ अर्चना दुबे? पता नहीं मुझे क्या सूझ गई, मुझे लगा कि देखिए ये क्यों पूछना चाहते हैं? तो मैंने कहा यस, क्यों पूछना चाहते हैं सर? मैं उनको बुला दूँगी। तो बोला कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बस उनको एक बार मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मिला देंगे सर, लेकिन हमें बता दीजिए किस बात में फ़ैन हैं? क्या है ऐसा? क्या ऐसा किया उन्होंने? आप पहली बार आ रहे हैं? बोले हाँ, पहली बार आ रहा हूँ। तो बोला कि मैं उनकी आर्टिकल का फ़ैन हूँ, आर्टिकल बहुत-बहुत बेहतरीन होते हैं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बेहतरीन कैसे हो सकता है? हो सकता है वो किसी से नकल करके लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। बोला, आप कौन हैं? आप उनके बारे में ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रही हैं? ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं से नकल करके कर रही हैं? नहीं, मुझे पता है कि वो स्टडी करती होंगी, उस स्टडी का लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, आप ऐसे श्योर कैसे हो सकती हैं? तो बोला कि नहीं-नहीं, मैं श्योर हूँ, उनके लिखने की शैली से पता चल जाता है कि नहीं, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने से लिखा होगा थोड़ा सीख करके। मैंने कहा ठीक है। अ, तो कितने आर्टिकल आपने उनके पढ़े? मैंने सारा पढ़ लिया, बस आप हमको उनको मिला दीजिए। तो मैंने कहा कि सर वैसे मुझे भी उनके बारे में बहुत तो नहीं पता है, हाँ, थोड़ा-सा कुछ आइडिया दीजिए, उनकी ऐज क्या होगी या वो क्या पहनती होंगी?
या क्या कुछ थोड़ा सा अंदाजा लगाइए तो मैं ढूंढ के लाती हूँ। तो बोला मुझे लगता है शी वियर्स साड़ी, साड़ी पहनती होंगी और एज उनकी 50-60 तो होती होगी। हमने कहा, सर 50-60 आपने एज कैसे गेस किया? बोला वो लिखने की जो मैच्योरिटी है ना, मैं भी बुजुर्ग हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है, तो मैं ये बड़े पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ उनकी एज 50-60 के आसपास होनी चाहिए। साड़ी पहनती होंगी और बहुत नाइस लेडी है। मैंने कहा ठीक है। तो बोला कि हमने कहा ठीक है सर, हमारे यहाँ 2-3 इस नाम की हैं, मैं खोज के लाती हूँ। संयोग से जैसे मैं आगे बढ़ी तो साड़ी वाली मेरे नाम की ही मिल गई हमें। 2 और थी, वो सूट वाली थी। मैंने कहा सूट वाले को नहीं ढूँढना है, इनको ढूँढना है। उनको मैंने लेके उनके सामने प्रेज़ेंट कर दिया और संयोग से 1-2 आर्टिकल उन्होंने भी लिखे थे मैगज़ीन में। परफेक्ट हो गया। उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके आर्टिकल बड़े अच्छे लग रहे, वो थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया सर। सर आप कहाँ से, कैसे? और अर्चना जी आप कैसे? हाँ सर हम बहुत बढ़िया, ये होता रहा। उसके बाद मेरा कोई लेक्चर आया कॉन्फ्रेंस में, मेरा रिसर्च पेपर जब मैं खड़ी हुई, तो बेचारे कन्फ्यूज़ कि इसमें से बोला अभी मैं, फिर जब मेरा पेपर ओवर हो गया, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, बोला कि आर यू अर्चना दुबे? हमने कहा यस। बोला एंड शी इज अर्चना व्हाट? हमने कहा अर्चना त्रिवेदी। तो बोला ये तो चीटिंग कर दी आपने, मैं तो आपसे मिलना चाह रहा था। मैंने कहा कि मेरे से कहाँ मिला आपने? आपने कहा अर्चना जी, तो मैंने अर्चना जी से मुलाकात करा दी। आर्टिकल की बात हुई, आपने आर्टिकल कहा, आपने कहा 50-60 की एज। अब मैं 50-60 की नहीं थी तो मैं कहाँ से आपको दिखाती? तो 50 साल की चाहिए था, साड़ी वाली चाहिए था, 50 तो नहीं थी हालाँकि वो। उसकी तरफ बढ़ रही थी तो मैंने उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया। फिर वो बहुत हँसे, बहुत उनको आनंद आया। तो ये सारी चीज़ कभी-कभी हो जाती हैं, आनंद देती हैं। इमोशन, इमोशन से भी ऑर्गन का बहुत गहरा संबंध है। एंगर, ये जो आपका एंगर है ना, ये इमोशन है लिवर का। अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ना, तो आपको आपके इमोशन में भी फ़र्क दिखाई देगा। और अगर आपके इमोशन में अचानक से चेंजेस आ गए हैं, तो आपका ऑर्गन में पक्का कोई डिफेक्ट हो रहा है। और ये मैंने बाकी में तो नहीं देखा, 2-3 में ही देखा है, एंगर में बहुत देखा है। मैंने देखा अगर किसी को एंगर है सालों-साल, बचपन से ही, तो छोटी-छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, सामान फेंकना, ये करना, वो करना, चीख के बोलना, आप उसका 50 साल होते-होते हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। तो अगर वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, तो 100% लिवर में कुछ ना कुछ निकलेगा। और अगर लिवर में उसका कोई प्रॉब्लम है, तो भी उसका ये नेचर चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन एंगर में बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ एंगर वो होते हैं जो होते हैं, मतलब बन जाता है उनका, लेकिन कुछ होते हैं इसको जानबूझ के बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास में नॉलेज की कमी होती है, ऐसा बताया डॉक्टर जी.सी. अग्रवाल सर ने कि देखो गुस्सा ना एक बहुत बड़ा अस्त्र है। अगर मान लो हमको कुछ नहीं आ रहा है और तुमने हमसे पूछा तो हमारी तो बेइज्जती हो गई, है ना? हमारा ईगो हर्ट हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा अपना मुँह बना लेंगे कि तुम हमारे पास आ ही नहीं पाओ। हमारे पास आ नहीं पाओगी, हमारी इज़्ज़त बची रहेगी, तुम्हारी भी इज़्ज़त बच गई। तो ये रहस्य की बात हमें पता चली। बोला ये सब कुछ नहीं है, गुस्सा-वुस्सा कुछ होता नहीं है। या तो तुम बीमार हो अच्छे खासे, तब तुम्हें चिड़-चिड़ हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, हेल्दी हैं और गुस्सा कर रहे हैं तो ये नाटक है, गुस्सा नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये आप सोच लीजिए कि अगर कोई इस तरीके का अपना बना के रख रहा है पर्सनैलिटी, तो वो आपसे कुछ छुपा रहा है। दूसरा है आपका जॉय, ये भी हमने देखा ज़बरदस्ती स्माइलिंग फेस, आपने हमारे खेमका सर का देखा होगा और ये भी आपको पता था, हार्ट से रिलेटेड थे वो। तो हार्ट का और स्माइल से संबंध है। आप ये कहें मतलब हँसे तो हम हार्ट हमारा खराब हो गया, नहीं। हाँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जॉय, ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं जो हार्ट के पेशेंट होते हैं।
आप वॉच करके देख लीजिए। एंजाइटी वाला जो मिलेगा वो स्टमक स्प्लीन से मिलेगा। हमेशा चिंतित, छोटी छोटी बातों में इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। सैडनेस ये हमें मिलता है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन के अफेक्टेड होने पर, और फियर मिलता है हमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वाले में। अभी जब मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, पेशेंट देखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, एक 70 ईयर के हमारे पेशेंट हैं, उनको डर बहुत लगता है, और इतना डर कि वो कमरे में अगर लाइट ना जल रही हो तो जा नहीं सकते। आपको कुछ लोगों को सुन के शायद हंसी भी आए, लेकिन ये हंसी नहीं, ये उनकी परेशानी और बहुत ज्यादा परेशानी। अकेले वो लिफ्ट में नहीं जा सकते, अकेले घूमने नहीं जा सकते। अगर किसी की डेथ हो गई, उसके डेथ में चले गए तो उसके पास खड़े नहीं हो सकते, इतना ज्यादा डर उनको लगना। किसी की डेथ हो गई तो वो सपने में आना, या ऐसे ही उसको हमेशा विजुलाइज करना कि कहीं वो आ ना जाए, कहीं वो ना कर ले। इतनी एज में समझदारी तो आई जाती होगी ना, लेकिन नहीं। अगर आपका कोई ऑर्गन अफेक्टेड है तो उसका आपकी समझदारी से फर्क नहीं पड़ता। हम समझदार हैं फिर भी एंजाइटी तो होती है, समझदार हैं गुस्सा तो आ ही रहा है, वैसे ही समझदार तो हैं लेकिन डर तो लग ही रहा है। लेकिन उनको जब किडनी से रिलेटेड पॉइंट जब मिले हैं ना, तो बाद में उन्होंने बोला कि आज हमने एक अपने किसी रिलेटिव की डेथ हुई, वहां पे वो गए ना, तो उन्होंने दूरी बनाई, दूरी बनाना तो छोड़ दीजिए, वो जा करके उनको कंधा दे के आए, और घर पे आने पे भी उनको कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये सारे आपके इमोशन नहीं है कि आपने बना दिया कि हम बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं। नहीं, आपका स्वभाव गुस्सा उस्सा नहीं है, आप तो शांत और निराकार ही रहिए अंदर से, तो वो बेटर है। आप शांत ही हैं, शाश्वत हैं, शांत हैं, सनातन इसलिए बताया है ना, आत्मा ही तो है, ये तो कवर है। तो आप शांत हैं। ये सारी चीजें अगर आपके नेचर में आ रही हैं, इसका ट्रीटमेंट करिए। ये आपको क्लू दे रहा है कि कौन सा ऑर्गन बीमार है। जैसे बाकी आपका स्टूल, आपका ये यूरिन, आपका स्लीप, आपका एपेटाइट था, यूरिन ना, ऐसे ही इमोशन भी आपको क्लू दे रहा है। ऐसे ही कलर है, कौन सा कलर आप ज्यादा लाइक करते हैं, इसमें भी धोखा हो सकता है। कुछ कलर तो वो होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, लेकिन अगर आप हमको पहना हुआ देख रहे हैं कोई खास कलर, तो जरूरी नहीं है कि ये कलर हमने अ, अपनी पसंद का ही पहना हो। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख सकते हैं, आप हमें देख करके अगर अंदाजा लगाएंगे ना, तो आपकी डायग्नोसिस फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कभी कोई कपड़े पहन ही नहीं सकती। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो सामने वाला कंट्रोलर, मीन्स कोई तो है जो हमारे सिर पर सवार रहती है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं ना यही पहनना, बता दिया, अगर नहीं पहना तो ठीक नहीं होगा, और यही बनाना है, यही पहनना है। ठीक है, तो जब मिल रहा है, आप उसको मना नहीं कर सकते, मना कर देंगे तो लड़ाइयाँ होंगी घर में, है ना। तो लड़ने से बचना है तो ठीक है, जो पहनना है पहन लो। बनाना उसको है, देना उसको है, केवल हमें डाल के टहलना है, तो लाल नीला पीला काला जो मिले पहन लो। उससे एक बड़ा फायदा ये है, एक तो लड़ाई झगड़े बचेंगे, दूसरे टाइम बचता है। मैं आज तक इतनी बड़ी हो गई, अपना कपड़ा खरीदने कभी मार्केट गई ही नहीं। मुझे नहीं पता कितना बड़ा कपड़ा, कौन सा कपड़ा, क्या लगना है, कहाँ लगना है, जो मिल गया पहन लिया, तो ये अच्छा हो गया ना। तो इसमें कभी कभी घाटा भी लगता है, लेकिन फायदा ज्यादा होता है, समय बचता है। बाकी मन नहीं है तो भी आप पहन सकते हैं। एक एक फनी घटना, और आज कई फनी घटनाएं हो गई हैं। एक घटना और बताती हूँ मैं, कि आप अवॉइड करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और जाना चाहिए। कि एक स्पेसिफिक डे पे, बर्थडे का दिन, और सेम सूट उन्होंने अपने लिए और मेरे लिए सिलवा दिया। कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, एक में पिंक कलर का बेस, एक में येलो कलर का बेस। पिंक कलर मेरा, येलो कलर उनका। फेवरेट कलर उनका जो येलो है, वो मेरे ऊपर आना ही आना है, क्योंकि अब किसी का फेवरेट है तो कोई तो शिकार होगा। बन गया। टेलर ने उल्टा कर दिया, पिंक कलर का बना दिया उनका, येलो कलर का बना दिया मेरा।
लेकिन अब मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, मोड़ मार के रख दिया कि इसको तुम्हें इस दिन पहनना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, आ जाना फिर साथ में चलेंगे, ठीक है। मैं उनका सूट पहन के, अब मेरी और उनके साइज में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में बहुत फर्क है, पहन के और चली भी गई। क्योंकि अगर मैं नहीं पहनती तो किचकिच होती कि तुमने पहने ही नहीं, तो मैं उनका बड़ा सा सूट घुटने से नीचे तक लटका कर मतलब चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा देखेगा तो क्या कहेगा कि पहनने का मैनर नहीं है, ठीक है तुम हंस लो, कम से कम लड़ाइयां तो नहीं होंगी कि तुमने मेरी पसंद का कपड़ा आज क्यों नहीं पहना, पहन लो। और जब मैं गई तो वो शॉक्ड हो गई, ऊपर से नीचे तक देखा और कहा ये तुमने क्या पहना। मैंने कहा वही पहना है जो आपने दिया है। तो कहा, ये क्या हो गया। दौड़ के जाके उन्होंने तुरंत कमरे में अपना देखा, ये क्या हो गया, ये तो तुमने मेरा पहन लिया। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आपको जहां चलना है चलिए, मैं रेडी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देख के हंसेगा नहीं हंसे, पहना तो है ना, चाहे बड़ा पहना हो चाहे छोटा पहना हो, चलते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा आप अवॉइड कर लेंगे तो आनंद बड़ा आता है। अब पूरे रास्ते लोगों ने हमें देखा और हंसा भी, और मुझे भी बड़ा आनंद आया कि देखो कभी कभी ये भी हो सकता है लाइफ में। तो यहाँ कहीं कहीं कलर आपको धोखा दे सकता है। हाँ, अच्छा फीमेल है तो आपको ये पता करना बड़ा जरूरी है, बीपी का मेजरमेंट और पेशेंट की टंग, ये सब बहुत जरूरी होती हैं। अगर ये सारी चीजें आपने देखी, हालांकि मेरी निगाह समय पे चली गई, मैंने देखा कि समय पर अतिक्रमण हो गया है, तो इसलिए मैं पीरियड के बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ, उसके बारे में मैं हो सकता है अगली बार बता दूं। तो आज इसको यहीं विश्राम देती हूँ। इतना करने के बाद आप प्रोटोकॉल लिखने के काबिल हो दीदी जो सकते। क्वेश्चन है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो ये आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा आप एक जगह पे नोट डाउन करते जाइए, पढ़ते जाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी मैं हो सकता है इसका अगला पार्ट भी बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। जी, अब अगर सवाल हैं आपके जी तो पूछिए हमसे। गुड इवनिंग दीदी। एक क्वेश्चन है, जैसे बॉडी हमारी कुछ मांगती है, जैसे हम टेस्ट के बारे में चेक करते हैं पेशेंट का बिल्कुल कि उसको मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, तो बॉडी रिक्वायर करती है तभी हम टेस्ट उस चीज को जी लेते हैं, हाँ, या वैसे ही ले रिक्वायर करती है। अब आप देखिए डायबिटीज के पेशेंट में शुगर क्यों मांगता है, वो क्यों शुगर के लिए क्रेजी होता है, क्योंकि शुगर उसके पास में नहीं है। लेकिन वही गलती क्या हो जाती है, आप उसके चक्कर में क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं, तब वो बीमार कर देती है आपको। लेकिन ये बहुत बड़ी डायग्नोसिस है कि हमारे अंदर इस टेस्ट की कमी हो रही, जैसे स्वीट का मैंने बताया। तो मीठा का कम होना ये बताता है कि आपके अंदर जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें लगातार ग्लूकोज कंटेंट की कमी है, या आप जितना ग्लूकोज कंटेंट ले रहे हैं वो आपके काम के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है। इसलिए बार बार बॉडी डिमांड कर रही है कि नहीं लो इसको, लो इसको। हो सकता है आप लो बीपी के पसंद के पेशेंट हो, नमकीन बहुत पसंद हो, चीनी वाली चीजें बहुत पसंद हो, तो हाँ बॉडी को डिमांड हो रही है, मांग रहा है वो आपसे कि दे दीजिए हमें। लेकिन वहीं अगर ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो आर्टरीज आपकी हार्ड हो जाएंगी और धीरे 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 आप हाई की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमें ये जी। चीजें बहुत गौर से समझनी चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है आपका? किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, ऑलरेडी हमारा प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम दीदी, हम चारू जैन बोल रहे हैं प्रयागराज से ही। जी। जी दीदी, हमें आपका लिंक अभी फेसबुक से मिला है, तो मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, और पहले भी हम मिल चुके हैं आपसे, बनारस गए थे हम दोनों साथ में ही, जी जी यदि जी आपको याद हो। जी, जी तो ये हम बहुत अच्छी लगी क्लास भी मुझे, और हम चाह रहे थे कि हमारे साथ और भी लोग जो जुड़े हैं, क्योंकि हम रेकी सिखाते हैं, भक्तामर हीलिंग, मंत्रा हीलिंग सिखाते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हम चाह रहे थे जो और लोग भी जुड़े हैं वे भी इसका लाभ ले सके, इस बिल्कुल। क्लास का।
तो ये लिंक और इसका पासवर्ड मुझे कैसे मिल सकता है? आप मुझे, हम व्हाट्सएप पे आपको पिंग कर दें तो व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं? ये सारे लिंक हमने उसमें डाले हैं ना फेसबुक में, उसी को सेंड कर दीजिए। किसी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेंजर में, या जहां भी चाहे कर सकती हैं। जी, फेसबुक से ही शेयर कर दें मतलब? हाँ हाँ, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ी हैं क्या? नहीं, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं। अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम से ही टेलीग्राम पर भी है हमारा, तो वहां भी अच्छा। जुड़ेंगे तो वहां पर भी लिंक आपको इजीली मिलती रहेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जी, आप तो यदि चाहे आपका उसका लिंक हो तो यहाँ पर अगर आप डाल दें तो हम उसको अभी जस्ट ज्वाइन कर लेंगे। अगर कोई हमारे लिंक से जुड़ा हो टेलीग्राम पर और यहाँ डाल दे तो अच्छा है, और नहीं तो अगर यूट्यूब में भी ये चली गई वीडियो ना, तो हर यूट्यूब के नीचे भी मैं डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में। हाँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप देख सकती हैं। यहाँ से भी अच्छा। हम किसी को बोल रहे हैं, अगर कोई डाल सके हमारे टेलीग्राम का लिंक तो यहाँ पर डाल दे, मैसेंजर में, चैट बॉक्स में। ये डेली चलती है क्लास क्या? नहीं, ये सैटरडे चलती है 5 to 6। 5 to 6। हाँ, और अगर डेली भी जुड़ना है किसी को तो कोई क्लास चलती है ऐसी नहीं तो डेली, आपसे डायरेक्ट सीख सके? डेली नहीं, डेली अगर है तो आप यूट्यूब पे ही जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और नहीं अभी यहाँ जी शायद किसी को लिंक, ये आ गई लिंक, जी ठीक है। हाँ। इसी पर आप क्लिक करके जुड़ जाइए। जिसको भी जोड़ना चाहें, जितनी ज्यादा मात्रा में जोड़ना चाहें, जी बिल्कुल जोड़ बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। हाँ जी हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। जी जी हाँ नमस्कार मैम, मेरी मदर है 85 इयर्स ओल्ड। जी। उनके हमेशा पैर में सूजन बनी रहती है, घुटने से नीचे नीचे तक, और फिर चलने में भी प्रॉब्लम होती है। वो एक कदम भी इसी वजह से इतना हैवी हो जाता है पैर जैसा कि वो बिल्कुल पकड़ के भी नहीं चल पाती हैं। अच्छा जी, तो इसका कोई ट्रीटमेंट बता देते तो। आप एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई हैं या ऐसे ही कहीं से जुड़ी हुई हैं? नहीं, परिचय दें। मतलब नॉलेज रखती हूँ। मैंने ये फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ किया है इलाहाबाद से। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हाँ। आप ऐसे सवाल पूछेंगी? तो बिना सिर पैर वाला? हाँ, क्या तो नॉलेज रखती हैं, ये मत कहिए नॉलेज रखती हैं। सीख रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं। इससे इससे तो पता लगा कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, किडनी की प्रॉब्लम है। ये पता चला आपको, है ना, नहीं, क्योंकि आप से मिली, क्या? उनको देखा, उनको समझा। मैं इतनी बड़ी अंतर्यामी नहीं हुई हूँ अभी कि केवल ऐसे हवा में इमेजिन करूं कि कौन होगा ऐसा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, है ना, नहीं सोच सकती। आपने शुरू से ही ये ज्वाइन किया होगा ये क्लास मेरी शायद, है ना? हाँ हाँ। इतनी देर से मैं क्या क्या इतना जो कह रही थी, किसके लिए कह रही थी? आपको छोड़ दूसरों के लिए। आप मेरा ऑनलाइन नंबर मैं आगे शो कर देती हूँ, हाँ हाँ। इस पर डिटेल भेजिए, इससे अच्छा। आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर इस पे और पहली बार जुड़ रही ना यहाँ पे, तो आप इसको सब्सक्राइब बटन पे कर दीजिएगा, तो सारा आपके पास जाने भी लगेगा। और मैंने ये सब्सक्राइब किया हुआ है और हमेशा मेरे पास आता भी है सब। ऑनलाइन, हाँ ये ऑनलाइन नंबर है हमारा ट्रीटमेंट वाला। इसमें जो पहला हम्म। नंबर है, इसमें आप अपना डिटेल भेज दीजिए, और फिर हम आपको ट्रीटमेंट यहाँ से बता सकेंगे। ऐसे हम नहीं बता पाते, सॉरी। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ओके, इसको मैं थैंक आज यू। यहीं इसको रोकती हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। फिर ठीक, मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे, तो आगे की चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच, नमस्कार। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू।